नमस्कार दोस्तों, मैं तन शर्मा का फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है एग्रीकल्चर गुरुदेव। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व का चैप्टर नंबर 3 यानी कि हीट, जिसको हम हिंदी में ऊष्मा के नाम से जानते हैं, इसको कंप्लीट करने वाले हैं। आपको ये बात याद रखनी है, ये जो सिलेबस है ये हमारे ब्लूप्रिंट 2023-24 के अनुसार है। और जहां तक की बेटा अगर बात करें, अभी तक 12th के सिलेबस में अंक विभाजन केवल किया गया है, यानी कि प्रत्येक चैप्टर को ये डिसाइड किया गया है कि वो कितने नंबर का आना है। अभी ये नहीं बताया गया है कि उस क्वेश्चन से कितने नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने हैं और क्या थ्योरी आने वाली है। अगर बात करें हम लास्ट ईयर की, तो इस चैप्टर से 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि वो किसी भी फॉर्म में हो सकते थे, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स या जैसे भी हों, लेकिन 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी कि 1 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा गया था। इस वर्ष भी पिछले वर्ष की तरह इस चैप्टर से 3 नंबर का आपका अंक विभाजन किया गया है, यानी कि बोला गया है कि 3 मार्क्स का आएगा। पिछली बार भी यही मार्किंग थी, लेकिन अंतर ये था, पिछली बार क्लियरली बोल दिया गया था कि इस चैप्टर से 3 नंबर का जो क्वेश्चन आने वाला है वो नंबर्स ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे 3 रहेंगे, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। इस वर्ष ऐसा कोई पहले से डिसीजन नहीं लिया गया है, इसीलिए इस चैप्टर की हमने कल स्टार्टिंग की थी, तो हमने आपको कल थ्योरेटिकल क्वेश्चन के कुछ बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर बताए थे। आज हम उस क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे और उसके आगे जो वन लाइनर है, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए समय को बर्बाद न करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो हीट की डेफिनेशन और इसके यूनिट्स हम कल पढ़ चुके थे। मैंने आपको कल बता दिया था कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? एनर्जी का फॉर्म है। अगर आपने अभी ये क्लास नहीं देखी तो आप पहले क्लास को देख लें, इसको पॉज करने के बाद फिर बाद में इस क्लास को देखें, तो पूरा का पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा बेटा हमने यहाँ बात करें तो टेम्परेचर की परिभाषा, ताप की परिभाषा और उसके यूनिट भी हमने कल देख ली थी। यहाँ पर देखेंगे तो विभिन्न प्रकार के जो पैमाने थे वो भी कल हमने यहाँ पर पढ़ लिए थे। ठीक है। मेजरमेंट जो पैमाने थे वो कल हम पढ़ चुके थे, ये सब क्लियर कर चुका था। इसके बाद ये भी हम लोगों ने क्लियर कर लिया था कल। स्पेसिफिक हीट बेटा हो गई थी, यहां तक बेटा हम लोगों ने कल कंप्लीट कर लिया था। ठीक है। अगर आपने, मैं एक बार फिर कह रहा हूं, अगर आपने यहां तक का वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाकर बेटा पीसीएमबी के नाम से, किसके नाम से बेटा? पीसीएमबी के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। इस प्लेलिस्ट में जाकर आपको क्या करना है, आपको पहले पुराना वीडियो देख लेना है और पुराना वीडियो देखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे से जब आप दोबारा से देखोगे तो आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, यानी सभी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। चलिए अभी हम बात करें तो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये आता है, ऊष्मा संचरण की विधियां क्या है। अब समझिएगा, ऊष्मा संचरण की विधियां क्या है, मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसमिशन। समझो बहुत अच्छे से, ये चीजें क्लियर आपको हो जाएगी। हीट ट्रांसमिशन का मतलब बेटा ये है, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, ये लेता हूं। बोलेंगे सर हर बार ऐसे इंस्ट्रूमेंट भागते हैं, चलिए ठीक है, देख लीजिए बेटा। यहां पर क्या है बेटा, सपोज करिएगा इसमें मुझे हीट को ट्रांसमिट करना है। हीट को ट्रांसमिट अगर करना है तो मैं इसके एक पोर्शन को गर्म करूंगा, धीरे धीरे हीट क्या होगी, आगे की ओर ट्रांसमिट हो जाएगी। एक बात फिर समझिएगा बेटा, अगर इसको मुझे गर्म करना है तो इसके एक सिरे को मैं गर्म करूंगा, आप देखोगे हीट धीरे धीरे आगे की ओर मूव कर रही होगी। सबसे पहले आप देखोगे कि इसका केवल ये वाला सिरा गर्म होगा, ये सिरा गर्म नहीं होगा। फिर आप देखोगे ये वाला सिरा सबसे ज्यादा गर्म होगा, ये गर्म होगा, ये हल्का सा गर्म होगा, और धीरे धीरे हीट इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक तब तक चलती रहेगी जब तक इस पूरे का टेम्परेचर एक जैसा नहीं हो जाता, ताप एक जैसा नहीं हो जाता। तो हमें ये समझ में आ गया कि हीट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, संचरण करती है, ट्रांसपोर्ट करती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है। ये तो बात हो गई सॉलिड में। अगर हम बात करें यहीं पर वाटर की, पानी को बात करें, तो आपने देखा होगा जब हम पानी को गर्म करते हैं तो आप देखते हो कि पानी गर्म जब होता है तो नीचे से पार्टिकल्स उठकर ऊपर आते हैं। आप कभी भी ध्यान रखोगे, जब पानी को बॉईल किया जाता है, जब दूध को बॉईल किया जाता है, किसी भी लिक्विड को बॉईल किया जाता है, तो वो नीचे से गर्म होता है और उसके पार्टिकल्स कहाँ आते हैं, ऊपर की ओर आते हैं। हमेशा जब बेटा वाटर गर्म होता है, पानी गर्म होता है, दूध गर्म होता है, तो उसके पार्टिकल्स अपना प्लेस छोड़ देते हैं, अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं और ऊपर से पार्टिकल्स नीचे आ जाते हैं। अभी इसके बाद और मेथड होती है,
तो अभी मैं आपको डिटेल में ये तीनों मेथड समझाता हूं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अभी आपको जल्दी में कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन धीरे से मैं आपको समझाऊंगा तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। यहाँ पर बेटा हीट को ट्रांसमिट करने की तीन मेथड होती है। कितनी मेथड होती है बच्चे? तीन। हीट को ट्रांसमिट करने के लिए कितनी मेथड होती है? देयर आर 3 मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसमिशन। हीट को ट्रांसमिट करने के लिए कितनी मेथड है? 3। समझिएगा, मैं आपको तीनों मेथड को समझाने की कोशिश करता हूं, कोशिश क्या करता हूं समझा ही दूंगा। आप अच्छे से बेटा इसको बस देखते रहिए और समझिएगा। सपोज कीजिए बेटा यह लोहे की एक रॉड है, दूसरे बेटा कंडीशन में यहां पर बनाता हूं, एक बर्तन है, इसके नीचे बेटा क्या है? इसके नीचे फायर है, इसके नीचे आग जल रही है। इसके नीचे क्या हो रहा है? इसके नीचे आग जल रही है। और जब इसके नीचे आग जलेगी बेटा, जब इसके नीचे आग जलेगी तो उसमें फंसे जो पानी है बेटा, इसमें फंसे जो पानी है बेटा वो बॉयल होगा। 2 मेथड। और तीसरी मेथड बेटा हम यहाँ पर बात करें तो तीसरी मेथड में हम बात करेंगे सन के बारे में, सूर्य के बारे में। और सूर्य जो है बेटा, सूर्य से भी क्या होती है? हीट आती है, गर्मी आती है, ये आपको पता होगा। और हीट कहां तक आती है बेटा? हमारी पृथ्वी तक आती है। तो यहां पर मैं 3 चीजों को एग्जांपल के रूप में लूंगा और तीनों चीजें आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। आप बेटा बस अच्छे से मन से इन चीजों को समझिए, ठीक है बेटा। चलिए एक बार आ जाइए। समझिएगा बेटा ये क्या है? लोहे की रॉड, ठीक है बेटा। ये लोहे की रॉड है। तो इसमें बेटा मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर इस रॉड के एक सिरे को बेटा गर्म किया जाए, इस सिरे को बेटा क्या किया जाए? गर्म किया जाए। क्या किया जाए बेटा? गर्म। जब इसके एक सिरे को गर्म किया जाएगा तो आप मुझे बताइएगा बेटा कि क्या दूसरा सिरा गर्म होगा या नहीं होगा। मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, इस रॉड के एक सिरे को जब मैंने गर्म किया तो इसका दूसरा सिरा गर्म हुआ या नहीं हुआ? डेफिनेटली आपका बिल्कुल सही आंसर है। आप कहेंगे इस तरह हम रॉड को गर्म करेंगे तो इसका एक सिरा गर्म होगा और धीरे धीरे ये हीट आगे की ओर ट्रांसमिट होती जाएगी। यहां से बेटा गर्म करना चालू करेगा, हौले ये यहां से आगे की ओर ट्रांसमिट होना चालू हो जाएगी, संचरण करना, चलना चालू कर देगी, ठीक है बेटा। यहां पर आपको ध्यान रखने वाली बात यह है बेटा कि जब मैंने किसी वस्तु को, किसी रॉड को गर्म किया था तो क्या ये वाला पार्ट गर्म होने के बाद ये मॉलिक्यूल्स कहीं दूसरी जगह गए थे? इस पदार्थ के अणु कहीं पर दूसरी जगह गए थे? सपोज कीजिए बेटा मैंने इसको गर्म किया था तो ये पार्टिकल्स गर्म हो गए। ये पार्टिकल्स क्या हो गए? गर्म। ये गर्म होने के बाद धीरे धीरे हीट आगे की ओर जा रही है। हाँ, जब हीट आगे की ओर जा रही है तो ये जो रॉड है, ये जो छड़ है, ये जो धातु है, इस धातु के पार्टिकल्स क्या एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं? आपका आंसर होगा सर नहीं जा रहे। ये जो कॉर्नर यहीं पर है और ये कॉर्नर यहीं पर है, बस केवल और केवल क्या कर रही है? हीट ट्रांसमिट हो रही है। ये इस तरीके से है बेटा कि हर एक पदार्थ में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं? वो चिपके होते हैं, एक दूसरे से कैसे होते हैं बेटा? चिपके होते हैं। और जब ठोस वस्तुएं में, जब सॉलिड सरफेस में, जब ठोस वस्तुओं में हीट का ट्रांसमिशन होता है तो क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल्स अपनी जगह, सॉरी बेटा, ये जो धातु है, ये जो रॉड है, उसके मॉलिक्यूल्स अपनी जगह रहते हैं, लेकिन हीट एक मॉलिक्यूल्स अपने अंदर लेता है और दूसरे मॉलिक्यूल्स को दे देता है। दूसरा मॉलिक्यूल्स हीट लेता है, तीसरे मॉलिक्यूल्स को देता है। इस प्रकार से जो मॉलिक्यूल्स के अंदर हीट है वो ट्रांसमिट होती रहती है, लेकिन पदार्थ के अणु अपना स्थान नहीं छोड़ते। फिर एक बार सुन लो, यह जो बेटा क्रिया है, जो ठोस होते हैं, सॉलिड होते हैं, रॉड होती है, छड़ होती है, इनमें हीट का ट्रांसमिशन करने के लिए जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पदार्थ के अणु होते हैं, वो अपना स्थान नहीं छोड़ते, वो अपने स्थान पर ही रहते हैं और एक पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल्स को एनर्जी प्रदान करता है। और ये प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक कि पूरी रॉड समान रूप से गर्म नहीं हो जाती। समझ में आया या नहीं आया? तो बेटा ये रॉड कैसी थी? ठोस थी, सॉलिड थी। और ठोस के अंदर बेटा जो ट्रांसमिशन की प्रोसेस पाई जाती है उसको बोलते हैं बेटा चालन। क्या बोलते हैं बेटा हम?
चालन। क्या बोलते हैं बेटा? चालन। और इंग्लिश में इसी को कहा जाता है कंडक्शन। क्या कहा जाता है बच्चों? कंडक्शन। यही देखो लिखा हुआ है। क्या लिखा बेटा? इस विधि में पदार्थ के कण अपना स्थान नहीं छोड़ते। जिस पदार्थ को गर्म किया जा रहा है वो कण अपना स्थान नहीं छोड़ते, जहां पर होते हैं वहीं पर रहते हैं। जैसे लोहे की छड़ को एक सिरे, लोहे के छड़ के, बेटा को नहीं, यहाँ पे के करेंगे, लोहे की छड़ के एक सिरे को गर्म करने पर उसका दूसरा सिरा अपने आप सामान्यतः ही गर्म हो जाता है। ठीक है बेटा, ये लिखा है इन दिस मेथड द पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस डू नॉट लीव देयर प्लेस, वो अपना प्लेस नहीं छोड़ते। लाइक व्हेन वन एंड ऑफ एन आयरन रॉड इज हीटेड इट्स अदर एंड आल्सो गेट हीटेड। वो कहना बेटा एक एंड को जब आप गर्म करोगे, एक सिरे को गर्म करोगे, तो दूसरा सिरा अपने आप ही बेटा क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। जल्दी से बेटा बताएं, चालन आपको सबको क्लियर हो गया, समझ में आ गया? यस और लिखे बेटा, यस और नो लिखेंगे, समझ में आ गया? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हाँ सर क्लियर है, चालन समझ में आ गया है। अब हम लोग बेटा क्या पढ़ेंगे? आगे संवहन पढ़ेंगे या कन्वेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं? संवहन। क्या पढ़ने वाले बेटा? संवहन। संवहन हमेशा बेटा किसके अंदर होता है? लिक्विड के अंदर होता है। किसके अंदर होता है बच्चों? लिक्विड के अंदर। अगर आपसे कोई पूछे बेटा कि जो संवहन है, जो कन्वेक्शन है, वो किसके अंदर होता है, तो आप सिंपल बेटा मैंने क्या कहा, मेजर चांस है कि इस चैप्टर से एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछे आएगा। तो वो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेंगे कि बताइएगा संवहन की प्रोसेस किसके अंदर होती है? तो लिक्विड या द्रव के अंदर जो प्रोसेस पाई जाती है बेटा वो संवहन है, और संवहन को ही बेटा क्या कहा जाता है? कन्वेक्शन कहा जाता है। क्लियर है बेटा? अब आपको इसलिए प्रोसेस क्या होती है? ये प्रोसेस ये होती है जब भी किसी लिक्विड को गर्म करते हैं, ये लिक्विड है, यहां से बेटा हमने हीट दी नीचे से, जब हीट दी तो सबसे पहले बताओ बेटा ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो गर्म हुए होंगे कि नहीं? यस और नो? सबसे पहले सबसे नीचे वाले मॉलिक्यूल्स गर्म हुए होंगे। आप कहेंगे डेफिनेटली सर सबसे पहले सबसे नीचे के मॉलिक्यूल्स गर्म होंगे और ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स ये गर्म नहीं होंगे। लेकिन क्या होगा बेटा, जैसे ही ये मॉलिक्यूल्स गर्म होंगे ये चालन की तरह, सॉलिड की तरह, ठोस की तरह अपनी एनर्जी ट्रांसमिट नहीं करेंगे। ये कहेंगे भाई साहब बड़ी मुश्किल से तो हमें मिला है। देखो बेटा दो तरीके हैं, एक आपने क्या कहा बेटा, मैं यहाँ पे सुनो बेटा समझना, ऐसा नहीं आप लोग तुरंत खाने के लिए तैयार हो जाओ। मैं बेटा एक भंडारा कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्या रखा है, एक बर्तन रखा है सब्जी का, और पूरी लेके आपको दो दो पूरी दे रहा हूँ, और मैंने कहा सब लोग लाइन से आइए। सब लोग कैसे आइए? लाइन से। तो कितने तरीके हो सकते हैं? देखो बेटा तीनों तरीके समझना। पहला तरीका ये हो सकता है कि यहाँ पर जो लाइन लगी हुई है मैंने एक व्यक्ति को दिया, उस व्यक्ति ने लिया और एनर्जी को कहाँ दे दिया? आगे दे दिया, पीछे वाले व्यक्ति को दे दिया कि भाई सुनो इसको बढ़ा दो, पीछे की ओर बढ़ा दो, है ना? और सबसे लास्ट वाले व्यक्ति के पास भी पहुंच गया और फर्स्ट वाले के पास भी आ गया। चलो ऐसे नहीं दिया, ऐसे मान लो बेटा उसके पास एक कटोरी आ गई, एक दोने में सब्जी आ गई बढ़िया, घोटा के आलू और पूरी आ गई, है ना? तो उसने क्या किया, अपना रख लिया और बोला एक और दे दो। दूसरा लेके क्या कर दिया? अगले वाले को दे दिया। ठीक है, पीछे वाले ने कहा एक और दे दो। जब उसके पास दो हो गया तो उसने क्या किया, अपना किसी को दे दिया और एक अपने पास रख लिया। इस तरीके से मैं जहां खड़ा था वहीं खड़ा हुआ हूं, पीछे वाला व्यक्ति जहां खड़ा हुआ था वहीं खड़ा हुआ, हर व्यक्ति जहां खड़ा था वहीं खड़े हैं। लेकिन उसने क्या कर दी, जो उसको हीट मिली, जिसको एनर्जी मिली, वो हीट को उसने क्या कर दिया? दूसरे व्यक्ति को दे दिया। लेकिन दूसरी प्रोसेस क्या होती है? कन्वेक्शन होती है। लिक्विड के अंदर पानी भाई साहब थोड़ा अलग हिसाब का है। कैसे है? पानी को जैसे धोना मिला उसको बोले हीट ट्रांसमिट कर दो, बोले हम नहीं कर रहे। तो बोले क्या करोगे? तो अपना धोना लेके क्या करेगा? चला जाएगा। कहां चला जाएगा? उस रो के सबसे पीछे वाले कोने पे लग जाएगा। उस रो के सबसे पीछे वाले कोने पे लग जाएगा, तो जो जस्ट उसके पीछे वाले व्यक्ति वो आगे आ जाएगा। हाँ या ना? मतलब बेटा जैसे मैंने इसको हीट दी, जैसे ही मैंने इसको भंडारे की पूरी दी, ये क्या करेगा? ये अपना स्थान छोड़कर कहां पहुंच जाएगा? यहां पहुंच जाएगा, और ये वाला पानी जो नीचे आ जाएगा। हाँ या ना? फिर मेरा सेकंड वाले के साथ में वही होगा। जब उसको हीट मिलेगी, जब वो गर्म होगा, जब उसको पूड़ियां मिल गई, तो वो क्या करेगा? तुरंत से वो भाई साहब किसी में विश्वास नहीं करेगा, पता चले पीछे वाले को दी तब तक खत्म हो गई, है ना? तो वो क्या करेगा? अपना स्थान छोड़ेगा और पीछे जाके लग जाएगा। तो यहां पर क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स अपना स्थान छोड़ रहे हैं कि नहीं? आप लोग सर बिल्कुल छोड़ रहे हैं। इसको कन्वेक्शन या संवहन कहते हैं। ये बेटा लिक्विड के अंदर या पानी के अंदर या द्रव के अंदर पाई जाती है। क्लियर और नॉट? जल्दी बताओ सब क्लियर है? तो बोलो बेटा कमेंट बॉक्स में लिखो चालन लिखो हिंदी वाले, इंग्लिश वाले कंडक्शन लिखो बेटा। इंग्लिश वाले बेटा क्या लिखो? कंडक्शन लिखो। ठीक है,
ये दूसरा समझ में आया तो बेटा हिंदी वाले संबंध लिखो, इंग्लिश वाले कन्वेक्शन लिखो, और तीसरा बता दो बेटा मैं कौन सा होता है, ये अलग है, रेडिएशन होता है बेटा, इसको बोलते हैं विकिरण। क्या बोलते हैं बेटा? विकिरण, विकिरण, इसको बोलते हैं रेडिएशन। अब देखो बेटा भंडारी का तीसरा तरीका, ये भंडारी का तरीका है बेटा, ठीक है। तीसरा तरीका कौन सा है? यहां से मैंने पूरी ली और जिस व्यक्ति को देनी थी उस व्यक्ति को ऐसे फेंक के दे दी, ठीक है। यहां से मुझे तीसरे व्यक्ति को भेजनी थी, तीसरे व्यक्ति के पास फेंक दी, चौथे व्यक्ति को भेजनी थी उसको फेंक दी, पहले व्यक्ति को फेंक दी। मतलब इसमें कोई बीच में नहीं आ रहा। सुनो भाई साहब, न तो मॉलिक्यूल्स के पदार्थ के अणु अपना स्थान छोड़ रहे हैं, जिस चीज को गर्म करना है न तो वो अपनी जगह छोड़ रही है, न जो गर्म कर रहा है वो अपनी जगह छोड़ रहा है। बस क्या कर रहा है, डायरेक्ट जहां पहुंचानी है वहां पे एनर्जी पहुंचा रहा है। जैसे अगर सूरज की बात करें तो सूरज पृथ्वी तक जो एनर्जी पहुंचाता है वो रेडिएशन के थ्रू पहुंचाता है, वहां से एनर्जी दी बेटा। बीच में कुछ जरूरी नहीं है, जिसको गर्म करना है उसके पास एनर्जी आ गई, दूसरे के पास भी आ गई, तीसरे के पास भी आ गई। जितनी चीजें हैं, अगर एक सेम सरफेस है तो उस पूरे सरफेस पे सभी को बराबर बराबर एनर्जी मिलेगी, क्योंकि डायरेक्ट एनर्जी थ्रो कर रहे हो। कैसी एनर्जी थ्रो कर रहे हैं? डायरेक्ट। यहां पर यहाँ पर डायरेक्ट नहीं थी, सबसे ज्यादा यहाँ गर्मी, जैसे जैसे आगे चल रहा था गर्मी कम हो रही थी, इसमें बेटा कहते नीचे वाले गर्म थे, ऊपर वाला, ये नीचे वाला ऊपर पहुंच गया तो ऊपर वाला गर्म था, लेकिन बीच वाले कम गर्म थे। यहाँ पे विकिरण में क्या होगा, पूरे सरफेस पर सबको बराबर मात्रा में एनर्जी मिलेगी, यहां बोलते हैं विकिरण। विकिरण में सूरज से पृथ्वी तक जो एनर्जी पहुंचती है वो विकिरण के द्वारा पहुंचती है। बताओ बेटा ये बात समझ में आई आपको या नहीं आई? कमेंट जरूर करें बेटा, अगर आपको समझ में आ गया तब भी करें, नहीं आया है तब भी करें, जिससे मैं कोशिश करूंगा कि अगली क्लास में आपको क्लियर कर दूं। ठीक है बेटा, तो तीनों समझ में आ गए। चालन सॉलिड के अंदर होता है, चालन सॉलिड के अंदर होता है, ठोस के अंदर होता है। संवहन बेटा किसके अंदर होता है, लिक्विड के अंदर या द्रव के अंदर होता है। और विकिरण बेटा सोलर एनर्जी से होता है, सूर्य के द्वारा जो किरणें हैं बेटा वो विकिरण के द्वारा जाती है। ये सारी चीजें अगर आपको क्लियर आ गई हो तो एक बार बेटा मैं थ्योरी आपको पढ़ा देता हूं। देखिए बेटा संवहन या कन्वेक्शन क्या होता है, मैंने आपको बताया था इस विधि में पदार्थ के अणु गर्म होकर हल्के होने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया पानी का गर्म होना। ठीक है बेटा, यहां पर एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे पानी का गर्म होना। सूर्य की ऊष्मा, सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण द्वारा ही पहुंचती है, उसमें विकिरण का मान 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये याद रखना है, जो विकिरण की वैल्यू होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और इसे बेटा हम क्या कहते हैं, स्पीड ऑफ लाइट के नाम से भी जानते हैं, प्रकाश की स्पीड के नाम से, प्रकाश की इसकी गति के नाम से भी जानते हैं। बेटा क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया प्यारे से सुंदर से नोट्स बनाते चलो। कोई डाउट होता है तो कमेंट्स में जरूर पूछें, ठीक है। चलिए बेटा आज बेटा गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट बेटा बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको अच्छे से समझना है आपको। गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट, ठीक है बेटा, गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट को आपको बहुत अच्छे से समझना है। अच्छे कंसेप्ट है, आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएंगे। थोड़ा सा आपको करना क्या है, बस मन लगा के पढ़ना है ना, दिल लगा के पढ़ना है, मन लगा के नहीं, दिल लगा के। दिल लगा के आपको पढ़ना है, पहली बात। और दूसरी बात बेटा ये है कि जब भी मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं तो ऐसा मत सोचा करें कि सर कहीं दूर बैठे, बस ऐसा माना करें सर सामने है। एक बार समझ में नहीं आए उसको पॉज करो, दोबारा से देखो स्टार्टिंग से, फिर देखो, जब तक समझ में ना आए छोड़ो मत, और बोलो एक प्रण कर लो, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, ठीक है। चलिए तो बेटा गुप्त ऊष्मा, अब बेटा गुप्त ऊष्मा का मतलब जानते हो आप क्या होता है, देखो समझो बेटा। गुप्त चीजें ऐसी होती है जो किसी को दिखाई नहीं जाती है ना, जो क्या गुप्त है, गुप्त मतलब जो है वही है, किसी को दिखाना नहीं है। तो ऐसे ही बेटा प्रत्येक एक पदार्थ के पास उसकी खुद की गुप्त ऊष्मा होती है जो उसको छुपा के रखता है, किसी को दिखाता नहीं है ना। ऐसी बेटा हर व्यक्ति, आप लोगों के पास बेटा गुप्त ऊष्मा कैसे बेटा, आपको हर व्यक्ति जो है वो, कुछ व्यक्ति होते हैं बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, उन्हें थोड़ा सा टॉर्चर करो जल्दी गर्म हो गए, हीट आ गई। कुछ व्यक्ति होते हैं ना वो बेटा थोड़ा शांत स्वभाव के रहते हैं, उनकी गुप्त ऊष्मा जो होती है ज्यादा होती है, वो बहुत जल्दी गर्म नहीं होते। लेकिन हाँ ये श्योरिटी है कि गुप्त ऊष्मा होती है हर वस्तु के पास है, ठीक है। तो बेटा ऐसा नहीं होता है आदमी का एग्जाम्पल लिख दो यहाँ पे, है ना, ऐसा तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। कोई भी वस्तु है बेटा, जैसे मैं मान लो बर्फ बता दो बेटा, बर्फ, ये यहाँ पे बर्फ है, बर्फ जानते हो किसके कहते हैं, है ना, स्नो, बर्फ करना। यहाँ पर बेटा एक लोहा है, एक आयरन है, यहाँ पे एक लोहा है, यहाँ पे एक बर्फ। समझ लो बेटा बहुत अच्छे से, ये वाली दो की दोनों अपोजिट है, दोनों एकदम अपोजिट है, इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया। ये बर्फ है, ये आयरन है। बेटा मुझे बताओ बर्फ जो होती है वो सॉलिड फॉर्म में होती है, ठीक है बेटा,
अब जब सॉलिड फॉर्म में होती है, चलो बर्फ एक काम करो बेटा, बर्फ तो ठीक है, बर्फ आपने ले लिया, यहाँ पे Fe की जगह बेटा पानी ले लिया, क्या ले बेटा पानी, जिससे आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर बेटा मैंने क्या ले लिया, पानी ले लिया, क्या ले लिया बेटा पानी। अच्छा बेटा बर्फ आयरन मैंने क्यों हटा दिया, आयरन से भी आ जाता है, लेकिन ये दोनों चीजें एक जैसी है, पानी से ही बर्फ बनता है और बर्फ से क्या बनता है, पानी बनता है, तो दोनों यहाँ पर बड़े आराम से आपको समझ में आ जाएंगे। बेटा सपोज करो यहाँ बर्फ रखा हुआ, क्या रखा है, बर्फ। अब बेटा मुझे ये बताओ, अगर इस बर्फ को मैं 0 डिग्री सेल्सियस पे रखूंगा तो क्या पानी में कन्वर्ट होगा? अगर मैं इसको फ्रीजिंग पॉइंट पे रखूंगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर रखूंगा तो क्या पानी बन जाएगा? आप बताओ बेटा मुझे, बिल्कुल आप वैसे सही आंसर दे रहे हैं, ये कभी भी पानी नहीं बन सकता, क्योंकि 0 डिग्री पे तो बर्फ बनता है, तो ये कैसा रहेगा, बर्फ ही बना रहेगा, पानी नहीं बनेगा। लेकिन बेटा इसको क्या करेंगे, हीट देंगे हम, इसको क्या करेंगे, थोड़ी सी हीट देंगे, गर्मी देंगे, तो कुछ गर्मी तो ये सहन करेगा, और एक दिन बेटा जब ज्यादा गर्मी मिलेगी तो क्या होगा, ये पिघल जाएगा, है ना, ये क्या होगा, पिघल जाएगा, फैल जाएगा, बगड़ जाएगा बेटा, पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब क्या ये एकदम जैसे बेटा ये 0 डिग्री था, इसको थोड़ी सी 0.001 एनर्जी दी, क्या ये पिघल गया? नहीं, थोड़ा सा और दी, नहीं पिघला, थोड़ा और दी, 4 डिग्री सेल्सियस जब मिलेगी एनर्जी, तब ये क्या होगा, बर्फ से पानी में कन्वर्ट होगा। फिर सुन लो बेटा, 0 डिग्री पर तो ये क्या था, बर्फ था, 0 से एनर्जी बढ़ाई 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 बढ़ाई, जब इसकी एनर्जी 4 डिग्री सेल्सियस, जब इसकी ऊष्मा कितनी हो जाएगी, 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगी, बेसिकली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, पानी में। कितने डिग्री बेटा, 4 डिग्री सेल्सियस पर। अब मतलब क्या बेटा, इसने अपने अंदर कुछ एनर्जी को संजो के रखा था, अपने अंदर कुछ एनर्जी को रोक के रखा था, जब इसकी ये एनर्जी खत्म हो गई, जब इससे ज्यादा एनर्जी बाहर आ गई, तो ये क्या टूट गया बेटा, टूट गया यानी पानी में कन्वर्ट हो गया। दूसरा बेटा पानी को बेटा हमने क्या किया, पानी को हमने गर्म किया, तो गर्म करने में क्या होता है, जैसे ही हमने गैस चालू की, जैसे हमने चूल्हा चालू किया, किसी तरीके से हमने आग को जलाया, तो क्या डायरेक्ट पानी उबलने लगता है? नहीं बेटा, पहले टेम्परेचर, जो टेम्परेचर पानी का होगा उससे धीरे 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 टेम्परेचर इंक्रीज होगा। एक समय ऐसा आएगा 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा, 50 होगा, 55 होगा, 60 होगा, ये अपने आप को कंट्रोल करके बोले नहीं टूटना नहीं है ना, बिल्कुल सख्त लौंडा बना रहेगा, बिल्कुल टूटना नहीं है। और गर्म किया, एक समय ऐसा आएगा टेम्परेचर होगा 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा बच्चों, 100 डिग्री सेल्सियस। और जब 100 डिग्री सेल्सियस होगा तब ये पानी टूट जाएगा और ये धीरे धीरे बेटा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये धीरे धीरे भाप में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो इस पानी के अंदर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को सहन करने की शक्ति थी। ऐसे ही लोहे की अगर हम बात करें तो लोहे को गर्म करोगे, एक समय ऐसा आएगा जब वो पानी में लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको पता होगा लोहा पिघल जाता है। किसी भी वस्तु को जब आप गर्म करोगे तो अपनी स्थिति बदल देगी, अपनी अवस्था को बदल देगा, और किसी भी पदार्थ की अवस्था को बदलने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिस ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे उस वस्तु की गुप्त ऊष्मा के नाम से जाना जाता है। देखिए ये क्या है, निश्चित ताप पर किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है उसे उसकी बेटा क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट के नाम से जानते हैं। अगर पॉइंट आपको समझ में आ गया बेटा, इंग्लिश में सेम डेफिनेशन लिखी हुई है, स्क्रीनशॉट लें, अच्छे से पढ़ें। कोई प्रॉब्लम आती है बेटा आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। इसके साथ ही बेटा मैंने आपको बता दिया है, यहां पर मैं कोशिश कर रहा हूं इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को आपके लिए लेकर रखूं, लेकिन अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो, आप ऐसा पढ़ना चाहते हो जिससे किसी एक भी नंबर का आपके एग्जाम में बाहर न जाए, तो आप हमारा प्लेलिस्ट से एग्रीकल्चर गुरुदेव, कौन सा बेटा, एग्रीकल्चर गुरुदेव के नाम से प्लेलिस्ट पर ऐप होगा। इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर एक पेड कोर्स है जिसको मैंने बहुत कम रुपए में आपके लिए बनाया है, केवल 2000 रुपए में तीनों सब्जेक्ट में आपको देने वाला हूं। वहां पर डिटेल नोट्स है, अगर आप चाहते हो डिटेल नोट्स पढ़ें तो आप वहां पर जाकर बैच को परचेज कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आप बैच को परचेज नहीं करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, यूट्यूब पर भी आपका सारा सिलेबस खत्म करवाया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा। दूसरा बेटा, अगर आप अभी तक वीडियो के साथ में जुड़े हैं, इसका मतलब आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, और अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और साथ ही साथ बेटा इसको शेयर भी करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास एक साथ ही वीडियो पहुंच सके। ठीक है बेटा, अब यहां से ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। इनको बड़े ध्यान से आपको देखना है, समझना है, और इसको बेटा आपको याद भी करना है साथ साथ में। सबसे पहले बेटा लिखा हुआ है, बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। बेटा ये मैं आपको समझा चुका हूं, गुप्त ऊष्मा क्या होती है, बस आपको तो याद रखना है कि बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 होती है, भाप की गुप्त ऊष्मा 536 होती है ना।
भाप की कितनी होती है? 536। दोनों की याद रखनी है, बर्फ की याद रखनी है 80 कैलोरी प्रति ग्राम, और भाप की बेटा कितनी होती है? 536 कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है बच्चे। किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा, है ना, विशिष्ट ऊष्मा बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। क्या बोलते हैं बेटा? स्पेसिफिक हीट सबसे अधिक द्रव अवस्था में होती है। ये बेटा आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है। लिक्विड स्टेट, देखो बेटा समझो, हर पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा होती है, स्पेसिफिक हीट होती है। लेकिन मान लो बेटा कोई पदार्थ है वो तीनों स्टेज में है, ठोस में भी है, द्रव में भी है, गैस में भी है। जैसे बेटा पानी को मैं ठंडा करूंगा सॉलिड फॉर्म में, बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। जनरली में लिक्विड फॉर्म में होता है, जब ज्यादा गर्म करेंगे तो वेपर यानी कि भाप यानी कि क्या होगा बेटा? वो गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां आपको तीनों रूप मिले। कौन कौन से बेटा? सबसे पहले आपको रूप मिला है इसका सॉलिड फॉर्म बर्फ, लिक्विड फॉर्म पानी, और गैस फॉर्म मिला बेटा इसका वेपर। तो तीनों फॉर्म में ये अवेलेबल है। लेकिन अगर बात करें लेटेंट हीट सबसे ज्यादा किसकी होगी? स्पेसिफिक सबसे ज्यादा किसकी होगी? तो लिक्विड स्टेज में सबसे ज्यादा स्पेसिफिक। पदार्थ एक ही है, पानी है, पानी से बर्फ बना है, पानी से भाप बनी है, पानी खुद पानी है, लेकिन सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट बेटा किसकी होगी? पानी स्टेज में यहां पर होगी। नेक्स्ट बेटा, स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान 98.4 डिग्री सेल्सियस या 36.8 डिग्री सेल्सियस होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है बेटा, 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होती है उसे ही बेटा हम कहते हैं 1 कैलोरी के नाम से जानते हैं। किसी पानी को जब आप 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना चाहोगे, कोई पानी है उसका टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, आप करना चाह रहे हो 41। कोई पानी है उसका टेम्परेचर है 20, आप करना चाह रहे हो 21। तो उसके 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए आपको कुछ ना कुछ हीट देनी पड़ेगी। उस हीट को बेटा क्या कहते हैं? 1 कैलोरी हीट के नाम से जानते हैं। ठीक है। आगे तक बेटा, पानी की विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस होती है। 1 कैलोरी लगा बेटा, इसीलिए उसकी विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी बेटा? 1 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस। आगे देखो बेटा, तापमान बेटा सिंपल है, थर्मामीटर। भाई साहब थर्मामीटर क्या होता है? भाई टेम्परेचर नापने के लिए इसका यूज क्या करते हैं? थर्मामीटर कहते हैं, है ना। क्या है बेटा? टेम्परेचर, थर्मामीटर वही यंत्र है जिसका उपयोग किसी वस्तु का ताप ज्ञात करने में किया जाता है ना। ये याद रखो बेटा, थर्मामीटर में पारे का उपयोग किया जाता है। बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। थर्मामीटर में किसका यूज किया जाता है? मरकरी का यूज किया जाता है। थर्मामीटर में किसका यूज किया जाता है? मरकरी का यूज किया जाता है। आगे देखो, जिस तापमान का प्रयोग डॉक्टर करते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है तो बिल्कुल बकवास क्वेश्चन, लेकिन फिर भी याद रखना। अब बेटा क्या है? डॉक्टर जिस तापमापी का यूज करेंगे उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहेंगे, है ना। डॉक्टरी थर्मामीटर कहेंगे, सिंपल है, याद रखना है सिंपल सा। आगे देखो बेटा, सूर्य का ताप मापने के लिए तीनों तापमापी द्वारा मापा जाता है। देखते हैं सूर्य का टेम्परेचर हम तीनों तरह के तापमापी द्वारा माप सकते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर फ़ारेनहाइट में नापते हैं। अगर आप डॉक्टर के पास गए हो तो बोलते हैं इसको 101 डिग्री बुखार है। 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 फ़ारेनहाइट मेरा क्या होता है? बॉडी टेम्परेचर होता है। 101 बुखार का मतलब ये है कि बॉडी का टेम्परेचर 101 है ना। तो जनरली डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसमें फ़ारेनहाइट। कौन सा टेम्परेचर मापा जाता है बेटा? फ़ारेनहाइट। अब आपको सर फ़ारेनहाइट क्या होता है, सेल्सियस क्या होता है, केल्विन, रीमन क्या होता है, ये मैं कल की क्लास में बता चुका हूँ। पहले कल वाला वीडियो देखें, अभी ये वीडियो पूरा कर लें, छोड़ के नहीं जाना है ना। पहले वीडियो पूरा कर लें, उसके बाद कल पहले फर्स्ट वीडियो देखें, उसके बाद सेकंड वीडियो पे यहाँ पे आते हैं। ठीक है। कैलोरी मापने बेटा किसका बना होता है? तांबे का बना होता है। इंपोर्टेंट है। सुराही बेटा, सुराही है ना, सुराही बेटा सुराही वही है जो पानी का आपने देखो मटका होता है ना, एक पतले मुंह वाला मटका होता है ना। सुराही है, सुराही बोलते हैं बेटा। सुराही का पानी शीघ्र ठंडा हो जाता है बेटा, सुराही का पानी जल्दी ठंडा हो जाता है, क्योंकि बेटा ये याद रखना है घड़े की कंपेयर में सुराही का पानी ज्यादा ठंडा हो जाता है। कभी पूछ सकते हैं कि सुराही का पानी ज्यादा ठंडा होने का कारण क्या है, तो आपको सिंपल सा आंसर दे देना है कि सुराही का पानी जल्दी ठंडा होने के कारण मिट्टी का ऊष्मा का कुचालक होना है बेटा। मृदा जो होती है, मिट्टी जो होती है बेटा, वो क्या होती है? मृदा ऊष्मा की कुचालक होती है। इसी वजह से बेटा क्या होता है? हीट ट्रांसफर नहीं होती, इसलिए पानी जल्दी ठंडा हो जाता है। ठीक है बच्चे। इनको बेटा एक बार देखने से, केवल देखने से काम नहीं चलेगा, पहले एक बार देखें, समझें, फिर दोबारा देखें। जब तक आ न जाए तब तक देखते हैं, क्योंकि बेटा अगर अपन 1 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको उसको 2 से 3 बार देखने की जरूरत है। ठीक है बच्चे। तापमापी में पारे का प्रयोग किया था। पढ़िए हम लोगों ने पहाड़ी प्रदेशों में
जमी हुई बर्फ धीरे धीरे पिघलती है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा उच्च होती है। बेटा ध्यान रखोगे, पहाड़ी पर बहुत ज्यादा बर्फ जमी हुई है लेकिन वो धीरे धीरे पिघलती है क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट जो होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है बेटा, ताप बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। जब जैसे प्रेशर बढ़ता है वैसे वैसे बेटा क्या होता है, क्वथनांक भी बढ़ जाता है। इसीलिए प्रेशर कुकर में बेटा क्या होता है, खाना जल्दी बॉयल हो जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर में प्रेशर होता है और जैसे जैसे प्रेशर ज्यादा होता है वैसे वैसे क्या होता है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाता है। ठीक है बच्चे, जल तुल्यांक का मात्रक ग्राम में, जल तुल्यांक को इसमें मापा जाता है, ग्राम में नापा जाता है, याद रखिएगा। ओला पड़ने पर वायु का तापमान कम हो जाता है। जैसे ओले गिरते हैं वायुमंडल का टेम्परेचर बेटा कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। खौलते हुए जल में भाप से अधिक विशिष्ट, बेटा याद रखना है, खौलते हुए पानी की विशिष्ट ऊष्मा जो होती है बेटा भाप से ज्यादा होती है। खौलते हुए पानी की स्पेसिफिक हीट जो होती है बेटा वो भाप से ज्यादा होती है। ध्यान रखिएगा इस बात को बेटा। आगे देखो बेटा, ऊष्मा को अन्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। ध्यान रखो बेटा, जो हीट होती है उसको दूसरी ऊर्जा में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, दूसरी ऊर्जा में भी बदल सकते हैं। न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार, बेटा न्यूटन ने शीतलन नियम दिया है, बेटा ऐसे थोड़ा सा टफ है फिर भी समझ लीजिए। न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार वस्तु के ठंडा होने की दर तथा वातावरण के तापमान के समानुपाती होती है। बेटा वो कह रहे हैं कि किसी भी वस्तु के ठंडा होने की जो रेट है, जैसे बेटा ये चीज मैंने गर्म की तो गर्म की तो ये धीरे धीरे ठंडी भी होगी, तो इस ठंडी होने की जो रेट होती है वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के समानुपाती होती है। मतलब वायुमंडल का तापमान कम है तो ये वस्तु जल्दी ठंडी हो जाएगी, वातावरण का टेम्परेचर ज्यादा है तो वस्तु देर में ठंडी होगी। इसको मैंने 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके रख दिया, अगर सर्दी का मौसम हो तो जल्दी ठंडी हो जाएगी, गर्मी का हो तो देर में ठंडी होगी। क्यों? क्योंकि वायुमंडल का टेम्परेचर जैसा है वैसे ही इसके ऊपर टेम्परेचर का असर पड़ेगा। ये बेटा कौन सा है, न्यूटन के शीतलन का नियम है। शीतलन मतलब ठंडा होना। ठीक है बेटा, चलिए छोड़ो बेटा, इसका कोई मतलब नहीं है। आवश्यक ऊष्मा की मात्रा वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होती है। बेटा किसी वस्तु गर्म करने के लिए जो ऊष्मा चाहिए होती है उसके द्रव्यमान के समानुपाती। द्रव्यमान के समानुपाती का मतलब बेटा ये है कि आधा लीटर पानी को गर्म करूंगा तो उसमें कम ऊष्मा लगेगी, 1 लीटर को गर्म करूंगा ज्यादा लगेगी, 2 लीटर को गर्म करूंगा और ज्यादा लगेगी, 5 लीटर को गर्म करूंगा और ज्यादा लगेगी, 100 ग्राम को गर्मूंगा तो कम लगेगी। मतलब जितना उसकी मात्रा उतना उसके लिए आवश्यक एनर्जी। ठीक है बेटा, राइनो का एक मीटर होता है बेटा जिसके द्वारा विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात की जाती है। ऊष्मीय विवरण परावर्तन के नियम का पालन, बेटा ऊष्मीय विकिरण परावर्तन के नियम का पालन करते हैं। ठीक है, इतना सा याद रखना और बस बेटा खत्म होने वाला है। पहाड़ गर्मियों में अधिक ठंडे रहते हैं, याद रखना। पहाड़ी क्षेत्रों पे गर्मियों में क्या होती है, ज्यादा ठंडे होते हैं एज कम्पेयर टू ग्राउंड एरियाज, है ना। आगे देखो बेटा, रेगिस्तान दिन में गर्म और रात में ठंडे होते हैं, ये भी याद रखना बेटा। सिंपल सा, ठोस से सीधे गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है बेटा। देखो ये चीज समझ लो बेटा, ये कई बार एग्जाम में आई हुई है कि ऊर्ध्वपातन किस में पाया जाता है, ये कपूर में पाया जाता है। ऊर्ध्वपातन में होता क्या है, जनरली बेटा किसी भी वस्तु को पहले बेटा ये लोहा है, हाँ बेटा ये लोहा है, इसको मैं गर्म करूंगा तो ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा। किसमें कन्वर्ट होगा बेटा, लिक्विड में। और ज्यादा गर्म करूंगा तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं वो बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कपूर बेटा सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन अगर उसको मैं हीट दूं, उसको गर्म करूं, उसको खुले में रख दूं, गर्मी में रख दूं, तो वो क्या करेगा बेटा, डायरेक्ट गैस बन जाएगी, लिक्विड नहीं बनेगा। इस कंडीशन को बेटा ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ऊर्ध्वपातन, है ना। तो ऊर्ध्वपातन जो होती है बेटा वो ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलने को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। और बेटा किसमें पाया जाता है, कपूर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है बच्चे, कपूर में पाया जाता है। ठीक है बेटा, आगे वस्तुएं ठोस से द्रव बनने के लिए ऊष्मा लेती है। कोई भी वस्तु बेटा सॉलिड से जब द्रव में कन्वर्ट होती है तो उसको बेटा किसकी आवश्यकता होती है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चे, अरे चलिए लास्ट स्लाइड है बेटा, समझ लो अच्छे से। उबलते हुए पानी की अपेक्षा उसकी भाप से जलना अधिक कष्टदायक है। ध्यान रखो बेटा, अगर बॉयल गर्म होते हुए पानी से आप जलते हो उसकी कंपेयर में भाप से जलना ज्यादा कष्टदायक होता है क्योंकि भाप की जो लेटेंट हीट होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है बेटा, गर्मियों में गहरे रंग के कपड़े पहनना अधिक कष्टदायी होता है क्योंकि जो गहरे रंग के कपड़े होते हैं वो हीट को जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं और हीट को जल्दी एब्जॉर्ब करने से हो जाते हैं गर्म हो जाते हैं। इसलिए गर्मियों में सफेद कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है। ठीक है बेटा, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। बेटा याद रख लो, कई बार एग्जाम में आपके 12th के एग्जाम में पूछा गया, 1 कैलोरी जो होती है 4.2 जूल के बराबर होती है। ठीक है बेटा, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m है
विशिष्ट ऊष्मा S है तो उसका जल तुल्यांक जो है बेटा ms होगा, क्योंकि जल तुल्यांक बराबर होता है द्रव्यमान इनटू विशिष्ट ऊष्मा। तो बेटा यहाँ पे जरूरी नहीं है m और s दें, अगर कुछ भी लिख कर देते हैं आप दोनों का गुणा कर देना तो क्या आ जाएगा बेटा, जल तुल्यांक आ जाएगा। ठीक है बेटा, ऊष्मा मापने के लिए कैलोरी मापी का यूज किया जाता है, ऊष्मा को नापने के लिए किसका यूज किया जाता है, कैलोरी मापी का यूज किया जाता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा आज का चैप्टर नंबर 3 खत्म होता है। कल और आज 2 दिन की क्लास में हमने चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट किया है, कल हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। तब तक के लिए बेटा आप लोग दूसरे वीडियो जो और सब्जेक्ट को हमने डाल दिए कंप्लीट हो चुका है एनिमल क्रॉप का, उसको भी आप देखते रहें, जिससे आपका जो क्वार्टरली एग्जाम आने वाले हैं वहां पर आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओ। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।